हिमालय के गूंजते पहाड़ों में जहां बादल जमीन को छूते हैं, जहां हवा इतनी ठंडी है कि सांस लेना भी एक संघर्ष बन जाता है, वहीं कुछ साहसी लोग हैं जो न सिर्फ खड़ी चट्टानों पर चढ़ते हैं बल्कि उनसे सैकड़ों फीट नीचे लटकते हुए पहाड़ों का सबसे खतरनाक खजाना इकट्ठा करते हैं। जंगली हिमालयी शहद, जिसे कई लोग मौत का शहद भी कहते हैं। हर कदम पर मौत मंडराती है, हर झोंके में जान चली जाने का डर, और फिर भी वे जाते हैं, बार बार जाते हैं, अपने परिवारों, अपनी परंपरा और अपनी धरती के लिए। आज हम आपको ले चलेंगे उन खड़ी चट्टानों तक जहां एक गलती का मतलब सीधे मौत की गहराई में गिर जाना है। हिमालयी जनजातियों में मधु संग्रहण की परंपरा हजारों वर्षों पुरानी बताई जाती है। पहाड़ों के लोग मानते हैं कि यह कला केवल शरीर की ताकत का खेल नहीं बल्कि आत्मा की परीक्षा है। जंगल, पर्वत और मधुमक्खियों के साथ एक संवाद। प्राचीन काल में जब आधुनिक औजार नहीं थे, तब भी जनजाति के सबसे बहादुर पुरुष खड़ी चट्टानों से नीचे उतरते थे और छत्तों को इकट्ठा करते थे। उनके पूर्वजों का विश्वास था कि पहाड़ की आत्माएं उन्हीं को शहद देती हैं जो सच्चे मन से प्रकृति का सम्मान करते हैं। इसीलिए हर मधु संग्रहण से पहले वे देवताओं से प्रार्थना करते थे कि हवा शांत रहे, मधुमक्खियां काबू में रहें और कोई दुर्घटना न हो। परंपरा पिता से पुत्र तक चलती आई है। बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है कि किस मौसम में मधुमक्खियां शांत रहती हैं, कौन सा पौधा छत्तों को जन्म देता है और कौन सा धुआं मधुमक्खियों को बिना नुकसान पहुंचाए शांत कर सकता है। आज दुनिया बदल चुकी है, पर यह परंपरा अब भी वैसी ही है। तकनीक नहीं बदली, रस्सियां पुराने तरीके की ही हैं और सीढ़ियां अब भी बांस से ही बनती हैं। इस परंपरा के साथ जुड़ा हर व्यक्ति जानता है कि यह सिर्फ शहद नहीं, यह पहचान है, इतिहास है और उन पूर्वजों की स्मृति है जिनकी हिम्मत ने पहाड़ों को जीत लिया था। शहद के मौसम के आते ही पूरा गांव एक साथ जुट जाता है। यह सिर्फ कुछ लोगों का काम नहीं बल्कि पूरी समुदाय की सामूहिक यात्रा है। सबसे पहले गांव के कारीगर ताजे बांस खोजते हैं, उन्हें काटते हैं और उनसे लंबी मजबूत सीढ़ियां तैयार की जाती हैं। ये सीढ़ियां इस मिशन की रीढ़ होती हैं क्योंकि इन्हीं पर लटककर शिकारी सैकड़ों फीट नीचे उतरते हैं। महिलाएं पत्तियों के बड़े गुच्छे बनाती हैं जिन्हें बाद में जलाकर धुआं बनाया जाएगा। यह धुआं शिकारियों की सुरक्षा की पहली ढाल है। बच्चों को जिम्मेदारी दी जाती है कि वे रस्सियां, लकड़ी के डंडे, टोकरी और बांस के डंडे इकट्ठा करें। इस सब के बीच टीम का मुख्य नेता, आमतौर पर सबसे अनुभवी शिकारी, पूरी प्रक्रिया का निरीक्षण करता है। वह तय करता है कि किसे किस काम की जिम्मेदारी दी जाएगी। हर व्यक्ति की भूमिका निश्चित होती है। सीढ़ी थामने वाला, नीचे आग जलाने वाला, रस्सी खींचने वाला और मुख्य शिकारी जो चट्टान पर लटकेगा। मिशन से एक रात पहले पूरा गांव एक छोटी पूजा करता है। वे पहाड़ की आत्माओं और जंगल के देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि मौसम साफ रहे, रास्ते सुरक्षित हों और कोई खतरा ना आए। सब जानते हैं यह यात्रा आसान नहीं। एक छोटी सी चूक, एक रस्सी का कमजोर होना या एक गलत कदम पूरा मिशन तबाह कर सकता है। सुबह की धुंध और पहाड़ों से टकराती ठंडी हवा यात्रियों का स्वागत करती है। बांस की सीढ़ियां, रस्सियां और भारी टोकरी कंधों पर लादे हुए शहद शिकारी यात्रा शुरू करते हैं। यह दूरी ज्यादा नहीं होती, पर रास्ता हमेशा कठिन होता है। सबसे पहले उन्हें तेज बहाव वाली नदी मिलती है जिस पर कोई स्थायी पुल नहीं।
शिकारी गिरे हुए पेड़ों और मोटी शाखाओं को काटकर अस्थाई पुल बनाते हैं। नदी का पानी बर्फ जैसा ठंडा और फिसलन भरा होता है, पर वे सावधानी से पार कर लेते हैं। आगे आता है जंगल का रास्ता, जहां हर मोड़ पर खतरा हो सकता है। फिसलन, जानवरों का सामना या अचानक ढाती चट्टानें। घास के बीच छिपी पगडंडियां दिखती नहीं, लेकिन अनुभवी शिकारी इन्हें सहजता से पहचान लेते हैं। यात्रा कई घंटों तक चलती है। बीच बीच में टीम रुककर सामान ठीक करती है, रस्सियां चेक करती है और पानी पीती है। पहाड़ की चढ़ाई जितनी सुंदर है उतनी ही खतरनाक भी। ऊपर तेज हवा चलती है, नीचे गहरी खाई फैली है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, हवा पतली होती जाती है और कदम भारी होने लगते हैं। लेकिन जब दूर से विशाल मधुमक्खियों की भनभनाहट सुनाई देती है, तभी टीम को पता चलता है कि वे अपने लक्ष्य के करीब पहुंच चुके हैं। अंततः वे उस ऊंची चट्टान पर पहुंच जाते हैं, जहां खतरनाक मधुमक्खियों के सैकड़ों छत्ते लटके होते हैं। ऊंची चट्टान के किनारे पहुंचकर टीम गहरी सांस लेती है। हवा में मधुमक्खियों की तेज भनभनाहट गूंज रही है, एक चेतावनी कि अनजान लोग करीब हैं। लेकिन शिकारी जानते हैं कि यह उनका मैदान है, उनका वंशों से मिला अधिकार। सबसे पहले टीम जगह का निरीक्षण करती है। कहां सीढ़ी बांधी जाएगी, छत्ते किस ऊंचाई पर हैं और किस दिशा से हवा बह रही है। हवा का रुख बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि धुआं गलत दिशा में गया तो मधुमक्खियां और आक्रामक हो सकती हैं। नीचे खड़े लोग आग जलाने की तैयारी करते हैं। वे सूखी पत्तियां और जंगल की जड़ें इकट्ठी करते हैं, जो धीरे धीरे जलती हैं और गाढ़ा धुआं छोड़ती हैं। ऊपर खड़े शिकारी लंबी रस्सियों से इन धुएं वाले पत्तों को छत्तों के पास लटकाते हैं। धीरे धीरे धुआं उठता है। मधुमक्खियां असहज होकर गूंजने लगती हैं। कुछ उड़कर दूर जाती हैं, कुछ छत्ते पर और कसकर चिपक जाती हैं। मुख्य शिकारी इस पल का इंतजार करता है। यह पहला संकेत है कि मिशन शुरू किया जा सकता है। उसी समय टीम रस्सियों को कसकर बांधती है और बांस की सीढ़ी को चट्टान से नीचे लटकाया जाता है। सीढ़ी हवा में झूलती है। नीचे गहराई में बादल तैरते दिखते हैं। यह क्षण साहस की परीक्षा है, डर और दृढ़ता के बीच की सबसे पतली सीमा। मुख्य शिकारी बांस की सीढ़ी पर पैर रखते ही पूरा माहौल ठहर जाता है। नीचे गहरी खाई है, 100 फीट से भी ज्यादा गहराई में धुंध और चट्टानें। ऊपर साथी रस्सी को मजबूती से पकड़े खड़े हैं। उनके हाथों की पकड़ ही इस शिकारी की जान का सहारा है। जैसे ही वह सीढ़ी पर नीचे उतरना शुरू करता है, सीढ़ी हिलने लगती है। हर कदम सोच समझकर, धीरे धीरे। हवा का झोंका आता है, सीढ़ी जोर से झूलती है, लेकिन शिकारी बिना घबराए अपने संतुलन को संभाल लेता है। छत्ते के पास पहुंचते ही मुश्किल बढ़ जाती है। हजारों मधुमक्खियां अचानक उस पर टूट पड़ती हैं। उनके डंक बड़े और बेहद दर्दनाक होते हैं। उनकी भनभनाहट कानों के पास तूफान जैसी लगती है। शिकारी के चेहरे, हाथ और गर्दन पर लगातार कई डंक लगते हैं, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ एक चीज पर है, छत्ता सुरक्षित उतारना। वह अपने शरीर को जितना हो सके स्थिर रखता है, ताकि सीढ़ी अधिक न डोले। नीचे खड़े लोग लगातार धुआं भेजते रहते हैं, ताकि मधुमक्खियां शांत रहें। पर कुछ देर बाद धुआं फैल जाता है और मधुमक्खियां फिर हमला करने लगती हैं। सीढ़ी पर लटकी हुई यह पहली उतराई शिकारी की हिम्मत, अनुभव और विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। छत्ते के बिल्कुल पास पहुंचकर
शिकारी अपने साथ लाया हुआ लंबा बांस संभालता है। उसकी टोकरी रस्सी से नीचे लटकी है और दूसरा शिकारी नीचे से उसे स्थिर रखने की कोशिश करता है। यह समन्वय बेहद जरूरी है, वरना छत्ते का बड़ा टुकड़ा गिरकर चट्टानों पर टूट सकता है। शिकारी पहले मधुमक्खियों की गतिविधि देखता है, कहां अधिक घनत्व है, कहां मारना सुरक्षित होगा। फिर वह लंबी छड़ी से पहला वार करता है। छत्ते का एक भारी टुकड़ा हिलता है और फिर टूटकर सीधे टोकरी की ओर गिरता है। यह टुकड़ा सही निशाने पर गिरा। यह टीम के लिए एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन ज्यादा समय नहीं मिलता। मधुमक्खियां फिर हमले पर उतर आती हैं। शिकारी दर्द सहते हुए अगला वार करता है। कभी टुकड़ा टोकरी में आता है, कभी किनारे से निकलकर नीचे गिर जाता है। नीचे खड़े लोग टूटे हुए हिस्सों को जितना हो सके इकट्ठा करते हैं, पर पौष्टिक मधु का बड़ा भाग कभी लौटकर नहीं आता। हर सफल वार के साथ टोकरी भारी होती जाती है। ऊपर के साथी रस्सी खींचकर टोकरी ऊपर ले जाते हैं, खाली करते हैं और फिर नीचे भेजते हैं। पूरा माहौल तनाव से भरा है। हर सेकंड महत्वपूर्ण है। हवा कभी शांत होती है, कभी तेज। धुआं कभी काम करता है, कभी नहीं। पर शिकारी जानते हैं, आज जितनी मेहनत करेंगे उतने ही दिन उनके बच्चे पेट भर पाएंगे। घंटों बीत चुके हैं। शिकारी के हाथों में सुन्नापन है, पैर कांपने लगे हैं और शरीर मधुमक्खियों के डंक से सूज चुका है। दर्द लगातार बढ़ रहा है, पर रुका तो मिशन अधूरा रह जाएगा। चट्टान की दीवार पर हवा और तेज होने लगी है, जिससे सीढ़ी बार बार झूलती है। हर झूला शिकारी के लिए मौत का निमंत्रण जैसा है, लेकिन वह खुद को संभालता है, क्योंकि यह सिर्फ उसका निजी साहस नहीं, बल्कि पूरे गांव का भविष्य टिका हुआ है। ऊपर खड़े साथी उसे बार बार आवाज लगाकर हौसला देते हैं। नीचे आग जलाने वाले लगातार धुआं भेज रहे हैं। पूरी टीम थक चुकी है, पर एक भी व्यक्ति अपना ध्यान नहीं खो सकता। मुख्य शिकारी आखिरी छत्ते की ओर बढ़ता है। यह सबसे बड़ा और भारी लगता है। मधुमक्खियां भी इसे छोड़ने को तैयार नहीं। जब शिकारी पहला वार करता है, अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है। सीढ़ी जोर से हिलती है। पूरा गांव एक पल के लिए सांस रोक लेता है, लेकिन शिकारी रस्सी पकड़कर संतुलन हासिल करता है और दूसरे वार में छत्ते का बड़ा हिस्सा टोकरी में गिरता है। यही क्षण उन्हें याद दिलाता है, हिम्मत सिर्फ बहादुरी नहीं, बल्कि परिवार और परंपरा का भार भी उठाना है। दिन ढलने लगा है। आखिरी छत्ता भी उतार लिया गया है। शिकारी धीरे धीरे सीढ़ी चढ़कर ऊपर आता है, थका हुआ, घायल, लेकिन सुरक्षित। टीम के लोग सबसे पहले उसके शरीर से डंक निकालते हैं। कुछ डंक इतने गहरे धंस चुके होते हैं कि उन्हें निकालना भी कष्टदायक होता है। अब बारी है सबसे महत्वपूर्ण काम की, शहद निकालने की। वे बड़े बड़े छत्तों को लकड़ी की टोकरी में रखते हैं और हाथों से दबाकर शहद निकालते हैं। सुनहरे रंग का गाढ़ा शहद धीरे धीरे टपकने लगता है। उसके नीचे रखी बांस की छननी मोम मृत मधुमक्खियां और छत्ते के टुकड़ों को अलग कर देती हैं। हर बूंद उनके लिए कीमती है। हर बूंद में जोखिम, दर्द और संघर्ष छिपा है। शहद के इकट्ठा होने के बाद टीम माप कर देखती है, आज का शहद उम्मीद से कम है। मौसम बदलने, जंगल घटने और मधुमक्खियों की संख्या कम होने से उत्पादन हर साल गिर रहा है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि पहले इन्हीं पहाड़ों पर दुगुने से भी ज्यादा छत्ते होते थे। आज जो बचा है वही भी तेजी से कम हो रहा है।
शहद को बोतलों में भरकर वे गांव वापस लौटते हैं। यह बिक्री ही पूरे गांव की साल भर की आमदनी तय करती है। पर इस बार कमाई कम होगी और शायद यही भविष्य की सबसे बड़ी चिंता है। आज जब युवा शहरों की ओर बढ़ रहे हैं, यह परंपरा धीरे धीरे मिट रही है। जोखिम, कम कमाई और कठिन जीवन ने इस अनोखी कला को खतरे में डाल दिया है। बुजुर्ग जानते हैं कि अगर आने वाली पीढ़ी इसे ना अपनाए तो यह सदियों पुरानी विरासत हमेशा के लिए खो जाएगी। यह सिर्फ शहद का काम नहीं, यह प्रकृति, साहस और संस्कृति का पवित्र संगम है। अगर यह खत्म हो गया तो पहाड़ हमेशा के लिए एक कहानी खो देंगे। अगर ऐसी दुर्लभ परंपराएं आपको प्रेरित करती हैं, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया इन अनसुनी कहानियों को सुने, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी एक क्लिक एक परंपरा की आवाज को थोड़ा और दूर तक पहुंचा सकती है।